जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। मैथमेटिक्स की सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है और पहला टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज इसकी दूसरी क्लास में संख्याओं के विषय में सीखते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न लिखा है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। अब प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको समझिए। यदि आपसे प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाएं तो बेटा आपको ये याद रखना है, इसमें शून्य नहीं लिया जाता है। शून्य को छोड़कर शेष पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वो प्राकृतिक संख्या, शून्य को छोड़कर शेष जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात ये आती है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो बेटा इसके साथ शून्य भी आ जाता है, इसके साथ शून्य भी आ जाता है। शून्य से लेकर आगे के पॉजिटिव नंबर इन्फिनाइट तक ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में डिफरेंस क्या है। तो बेटा ये याद रखना, शून्य से आगे के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इवन शून्य से आगे की जो संख्याएं हैं पॉजिटिव नंबर्स, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि हम नेगेटिव नंबर्स को भी ले लें, यदि हम नेगेटिव नंबर्स को भी ले लें और साथ में पॉजिटिव नंबर्स को भी ले लें तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके आगे हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। बड़ी आसान सी भाषा होती है, जो संख्याएं दो से विभक्त हो, जो संख्याएं दो से विभक्त हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी सम संख्याएं होती हैं बेटा अनंत तक। अगली कंडीशन पे चलते हैं। अब उसे विषम संख्याएं आपसे पूछी हैं, तो विषम संख्याएं भी आपको पता है, जो संख्याएं दो से विभक्त ना हो, जो संख्याएं दो से विभक्त ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इवन इन्फिनाइट तक ये संख्याएं जाएंगी। वो संख्याएं जो दो से विभक्त ना हो, वो संख्याएं जो दो से विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इवन इन्फिनाइट है। अब इसके आगे बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंडीशन लिखा हुआ है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब बेटा यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में बनता ही बनता है, आपसे संख्या भी पूछ सकता है, अभाज्य संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, अभाज्य संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है इसको समझना। आइए समझते हैं। अभाज्य संख्याएं कहा किसको जाता है, वो संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हों या वो संख्याएं जो केवल स्वयं से डिविजिबल हों। जैसे हम कोई भी नंबर ले लें अभाज्य में, यदि हमने 5 ले लिया तो 5 के फैक्टर बेटा 1 और 5 ही हो सकते हैं। यदि हम 3 ले लें तो इसके फैक्टर 1 और 3 ही हो सकते हैं। या जो 5 है वो केवल 5 से कटेगा, 3 है तो 3 से कटेगा, 7 है तो केवल 7 से ही विभक्त होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, वो संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभक्त हो उनको अभाज्य नंबर कहा जाता है। तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर बेटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो बेटा आपको याद रखना है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहीं और प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो बेटा ये भी आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। यदि और भी आगे जाना चाहे, 1 से 200 तक की अभाज्य संख्याएं आपसे पूछे तो ये भी बेटा आपको याद रखना है कि 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46 होती है। 1 से 200 तक। एक और छोटी सी बात समझ लेते हैं, दो सिंगल अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सिंगल अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो बेटा 7, डबल डिजिट की 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बेटा 97 होती है। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है, अच्छा 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको ये भी याद रखना है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बेटा 997 होती है। तो ये कंफर्म है आपको। आगे चलते हैं, उसे भाज्य संख्याएं पूछी हमसे, तो भाज्य संख्याएं वो होती है बेटा जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है,
10 है, 12 है, 14 है, इस तरीके से संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, वो 2 होती है। आगे की कंडीशन बड़ी बढ़िया सी पूछी उसने, यूनिट डिजिट की बात की है उसने यूनिट डिजिट की बात की है कि के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए जरा यूनिट डिजिट निकालना सीखते हैं। उसने लिखा है 33, उसने लिखा है 33 मल्टीप्लाई दैट 87 मल्टीप्लाई दैट 114 में इकाई का अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या करना है आपको, आप इकाई का अंक पकड़िए और उनका परस्पर गुणा करा दीजिए 3, 7 and 4 का। 7 and 3 का 21 आ जाएगा। अब इस एक के साथ 4 का गुणा कराइए तो 4 और 1 का गुणा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आया, वो बेटा आ गया हमारा 4, वो आ गया बेटा हमारा 4। अब इस पे ना कई सारी स्थितियाँ बनती हैं, उन स्थितियों के विषय में आइए सीखते हैं। हो सकता है आपको इस तरीके की कंडीशन दे दे 41, 42, 43 डॉट 49। अब आपसे ये बोलेगा कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो बेटा आपको ये याद रखना है, जब कभी भी इस टाइप का कंडीशन दे दे फिर उसमें 9 संख्याएं हों और ऑर्डर से 9 संख्याएं हों, और आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या 5 वाला जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है क्या वो भी आया हुआ है। हाँ भाई, सारी संख्या ली गई तो 45 तो आएगा ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है बेटा, 5 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, इसका गुणा किसी भी सम संख्या से यदि हम कराएंगे, किसी भी सम संख्या से गुणा कराएंगे तो वहाँ पर शून्य आ जाएगा। अब शून्य से किसी भी संख्या का गुणा होगा तो शून्य ही आएगा। तो इस स्थिति में जो यूनिट डिजिट माना जाएगा या जो इकाई का अंक माना जाएगा वो हमेशा बेटा क्या माना जाएगा, हमेशा शून्य माना जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा होता है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो इकाई का अंक शून्य ही बनेगा। किसी भी स्थिति में पूछे तो आपको याद रखना है इसमें इकाई का अंक हमेशा शून्य बनेगा। इसमें कुछ और स्थितियाँ आती हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए स्थिति आपकी ऐसी आती है, इसकी कंडीशन इस तरीके की आती है, आपसे पूछ रहा है वो 7 टू पावर 104, 7 की घात 104। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब कभी भी पावर में आ जाए कुछ तो उस पावर को हमको 4 के साथ भाग करना है, 4 के साथ ही भाग करना है, और जो भी शेष बचे, अब जैसे इस पे हम भाग करेंगे तो जो शेष हमारा है, जो रिमाइंडर हमारा है वो शून्य बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? शून्य बचेगा। और यदि रिमाइंडर शून्य बचे उस स्थिति में पावर 4 चढ़ानी है, पावर शून्य नहीं चढ़ानी है। पावर कितनी रखनी है आपको? 4 रखनी है। अब यदि हम 7 का 4 बार गुणा कराते हैं तो 7 और 7 का गुणा 49, 7 और 7 का यदि गुणा कराओगे तो 49, और इस 9 का मल्टीप्लिकेशन कराइए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81, जिसपे यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा बेटा? 1। 7 और 7 का गुणा 49, 7 और 7 का गुणा 49, 9 का गुणा करा लिए 81, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? अब इसी स्थिति को और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। मानी कंडीशन इस तरीके का आ जाता, 7 टू पावर 103। अब क्या करते हैं? भाग 4 से ही करना है बेटा, भाग 4 से ही करना है। यदि हम यहाँ भाग करेंगे तो 25 चौको 100, शेष क्या बचा? 3। तो 7 टू पावर 3 लिखा जाएगा। और 7 टू पावर 3 का मतलब बेटा 343 होता है, मतलब 7 का क्यूब तो 343 होता है। तो उस पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? बेटा? 3 आ जाएगा। यदि इसकी एक और कंडीशन की बात की जाए कि 7 टू पावर 102 होता तो क्या करते? ये भी आ सकता था। तो हमें इसे भाग करना है बेटा 4 के साथ, और इसमें जो कैरी है, जो शेष है, वो 2 बचेगा बेटा। तो 7 टू पावर 2 आ जाएगा, और 7 टू पावर 2 बेटा 49 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा हमारा? इकाई का अंक क्या निकल के आएगा बेटा? इकाई का अंक आएगा निकल के 9। एक और कंडीशन इसकी हम देख लेते हैं। यदि 7 टू पावर 101 होता तो क्या करते? 101 होता तो क्या करते? पावर को 4 के साथ भाग करिए
जो शेष बचे उसको संख्या की पावर लाइए। यदि हम भाग करेंगे तो 2500 को 100, शेष क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है, यदि घात 1 आती है, यदि पावर 1 आती है तो उसका मान वही संख्या आ जाता है, उसकी जो वैल्यू है बेटा वो वही संख्या आ जाएगी। जैसे 7 टू पावर 1 है तो मान 7 ही आ जाएगा, मान उसका बेटा 7 ही आ जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगली कंडीशन पे चला जाए, उसे ये पूछा है कि 1 अंकी संख्याएं कितनी होती हैं, 2 अंकी संख्याएं कितनी होती हैं और बेटा 3 अंकी संख्याएं कितनी होती हैं और 4 अंकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो आपको बेटा ये पता है कि 1 अंकी जो संख्याएं हैं, 1 अंकी जो संख्याएं हैं वो सबसे छोटी 1 अंकी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी 1 अंकी संख्या बेटा 9 होती है। तब आपसे कभी भी पूछे कि 1 अंकी संख्याएं कितनी होती हैं तो आपका जवाब क्या होगा बेटा कि 1 अंकी संख्याएं कितनी होती है बेटा, 9 होती हैं। यहीं पर आपसे ये पूछे कि 2 अंकी संख्याएं क्या होती हैं तो ये भी हमें पता है बेटा कि सबसे छोटी 2 अंकी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी 2 अंकी संख्या बेटा क्या होती है, 99 होती है। सबसे बड़ी 2 अंकी संख्या आपसे पूछे तो आपका जवाब आएगा 90। यदि कुल 2 अंकी संख्याओं की बात करें तो बेटा जवाब हमारा क्या आ जाएगा, 90। यदि 3 अंकी संख्याओं की बात करें तो बेटा ये भी जानकारी आपको है कि सबसे छोटी 3 अंकी संख्या 100 होती है, सबसे छोटी 3 अंकी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी 3 अंकी संख्या 999 होती है। यदि इनको टोटल कैलकुलेट करें तो 3 अंकी संख्याएं हमारी आएंगी बेटा 900। अब यदि हमसे 4 अंकी संख्या पूछे तो इसका जवाब आएगा 4 अंकी सबसे छोटी संख्या बेटा क्या आएगी, 1000 और 4 अंकी सबसे बड़ी संख्या आएगी बेटा 9999। इनकी जब टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 9000। तो यहाँ से एक बात समझ आई, यदि 1 अंकी संख्या पूछे तो 9, 2 अंकी संख्या पूछे तो 1 शून्य बढ़ाना है, 3 अंकी संख्या पूछे तो 2 शून्य बढ़ाने, 4 अंकी संख्या पूछे तो 1 शून्य और बढ़ा देना है। इस चीज़ को कन्फर्म याद रखना, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगली इसकी कंडीशन पे चलते हैं भाई, अगली कंडीशन पे चलते हैं। ये भी बड़ी बेहतरीन स्थिति है और पूछी जाती है कि संख्या यदि फैक्टोरियल के साथ आ जाए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। अब इस पर एक आई का डिजिट भी पूछ सकता है, यूनिट डिजिट भी पूछ सकता है, या इसका कैलकुलेशन भी पूछ सकता है हमसे। आइए देखते हैं जरा। अब जैसे पहली कंडीशन उन्होंने लिखी है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो बेटा आपको पता है यदि किसी भी संख्या के साथ सिंगल फैक्टोरियल लिखा है तो उस संख्या का 1 तक गुणा कराना है। कहाँ तक गुणा कराना है, 1 तक गुणा कराना है। जैसे 6 है इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दीजिए, 3 दूनी 6, चौको 24, पंचे 120 और 12 छंगे 72। तो इसका जो जवाब है बेटा वो आ जाएगा 720, 720। सिंगल फैक्टोरियल के साथ संख्या है तो संख्याओं में एक एक कम करना है। अब इसकी दूसरी कंडीशन लिखी हुई है जब डबल फैक्टोरियल के साथ संख्या आएगी तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डबल फैक्टोरियल के साथ संख्या है तो उस पर 2 कम कर दीजिए। जैसे 6 है तो 6 में से 2 कम करिए, 4 आएगा, 4 में से 2 कम करिए सर 2 आएगा। अब इसका जवाब आएगा बेटा 6 चौको 24, 24 दूना 48। अगली कंडीशन पे चलते हैं बेटा। इसमें लिखा है 7 और 7 के आगे 3 फैक्टोरियल्स हैं। अब क्या करेंगे, आइए इस पे हम इस पे अब 3 कम करेंगे। जैसे 7 था 3 कम करिए 4 आ गया, फिर से 3 कम करिए 1 आ गया। इसका जवाब बेटा क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 28। आइए ज़रा रिपीट कर लेते हैं एक बार। 6 फैक्टोरियल था, उसका जवाब पूछ रहा है हमसे, तो आपको याद रखना है बउआ, यदि फैक्टोरियल के साथ नंबर कभी भी आता है और सिंगल फैक्टोरियल के साथ नंबर आवे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन घटते क्रम में लिखना है। सिंगल फैक्टोरियल है तो 1 कम करते हुए आना है, डबल फैक्टोरियल है 2 कम करते आना है, ट्रिपल फैक्टोरियल है तो ट्रिपल वैल्यू कम करते आना है, 3 संख्याएं कम करते आ जाना है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी पूछता है, इसमें भी यूनिट डिजिट आ सकती है। जैसे प्रश्न बना दिया कि 3 फैक्टोरियल है और आपसे कह रहा है यूनिट डिजिट बता dीजिए, तो हम क्या करेंगे बेटा 3, 2, 1। तो इसका जवाब क्या आ गया बेटा 6। यूनिट डिजिट क्या आ गया 6।
अब यदि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होता और आपसे पूछता कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या करना है बेटा, 4 3 2 1, 4 3 12 दूना 24, तो इसका यूनिट डिजिट निकल के कितना आ गया, 4। अब यदि इसके आगे की संख्या आती है 5 फैक्टोरियल आ गया और उससे कहा भाई यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 5 4 3 2 1। आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 पंचे 20, 60 दूना 120, तो बेटा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। अब यदि और आगे की संख्या पूछे, मानिए आपसे ये पूछ रहा है कि 6 फैक्टोरियल है और इस पे यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना। आइए जरा 6 5 4 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन इसका आएगा 720, तो यूनिट डिजिट क्या आया। तो अब यहाँ पे एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, यदि संख्या 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक है तो वहाँ पे तो यूनिट डिजिट बदलेगा, उससे बड़ी संख्या आ जाए, 5 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल आ गया, 7 फैक्टोरियल आ गया, इवन 100 फैक्टोरियल आ जाए, 200 फैक्टोरियल आ जाए, तो उस पर यूनिट डिजिट हमेशा शून्य आएगा। 4 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या यदि आती है तो बेटा एक कंफर्म आपको याद रखना है कि वहां पर यूनिट डिजिट हमेशा शून्य ही आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, प्लीज इसको याद रखें सभी। अब अगली कंडीशन के साथ चलते हैं, बड़ी बेहतरीन सी कंडीशन है। एडन के प्रश्न आते हैं, योगफल के प्रश्न आते हैं और इसकी जो कंडीशंस है ना वो बहुत सारी बनती है। सारी स्थितियों को केयरफुली आइए समझते हैं। फॉर्मूला ऊपर लिखा है कि यदि आपको कभी भी संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है कुल संख्या बटे 2, ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। यहाँ से क्या समझे आप, यदि जो एडन का क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है मीन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, योग के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कुल संख्या बटे 2, ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ, आइए यहाँ बताते हैं आपसे। पहले प्रश्न के साथ उसने पूछा है हमसे कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। उसने यही पूछा 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला कि योग के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा, कुल संख्या बटे 2, ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। आइए जरा समझते हैं। पहली संख्या क्या है बेटा, 1 है, अंतिम संख्या क्या है बेटा, 50 है, टोटल संख्या है कितनी, वो भी 50 है। 50 बटे 2, ब्रैकेट में पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या आ रही बेटा, वो 50 आ रही। यहाँ से 25 आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 25 के 25 कैरी 2, 25 पंचे 125 और 2 आप इस पर जोड़ दीजिए, तो जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा 1275। इस पर बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, आइए धीरे धीरे समझते हैं सारी कंडीशंस को। सेकंड क्वेश्चन उससे ये पूछा है कि 51 से 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आइए सेकंड कंडीशन समझते हैं। 51 से 60 तक, तो आपको पता है बेटा 51 से 60 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 10, टोटल संख्याएं होती हैं बेटा 10। आइए कुल संख्या बटे 2, कुल संख्या बटे 2, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो टोटल संख्या आएगी बेटा 10 बटे 2, ब्रैकेट में पहला नंबर 51 आएगा और अंतिम नंबर बेटा 60 आएगा, तो ये आ गया 5 और यहाँ से आएगा बेटा 111, 111 आएगा। यदि हम इनका गुणा कराते हैं तो जवाब हमारा बेटा आ जाएगा 555, 555। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं। इस तरीके से भी इसको पूछ सकता था कि प्रथम n संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का जो योग होता है उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है बेटा n स्क्वायर, फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है बेटा n स्क्वायर। n जो संख्याएं आपको दी हो, जो संख्याएं आपको दी हो, जो संख्याएं आपको दी हो, तो n यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा, वो 20 दिया हुआ है, तो इसका जो योग है बेटा वो आ जाएगा
20 का स्क्वायर, मतलब जवाब हमारा क्या होगा बेटा 400। आपसे कहता प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम 15 का वर्ग कर देते। 20 विषम संख्याओं का योग पूछा, विषम संख्याओं का योग पूछा, मैंने 20 का वर्ग कर दिया। हाँ, एक कंडीशन और यहाँ बनती है, कंडीशन ये बनती है, हो सकता है आपसे ये बोल देता कि 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। बेटा ये चीज़ तो आपको कंफर्म है कि दिए गए नंबर्स में जो संख्याएं होती हैं उनमें आधी विषम और आधी सम संख्याएं होती हैं। जैसे उसे प्रथम 50 संख्याएं बोली है, तो इसमें 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। तो इसमें बेटा जो विषम नंबर्स आएंगे, जो विषम संख्याएं आएंगी वो आ जाएंगी 25। भाई 25 विषम और 25 सम जोड़ के बन गई 50। अब यदि इनका योग पूछे हमसे, तो हमको फॉर्मूला वही लगा लेना है, कौन सा बेटा, विषम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला लगता है n स्क्वायर। तो n का मान क्या दिया हुआ है 25, तो हम इसी 25 का स्क्वायर कर लेंगे और जवाब निकल के आ जाएगा बेटा 625। अच्छा, साथ में ही वो सम संख्याओं का भी पूछ सकता था कि n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वहां भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको आप नोट कर ले। यदि आपसे पूछ ले n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो बेटा इसके लिए आपको जवाब याद रखना है, योग होता है बेटा n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कंडीशन आपसे पूछ लेता 15 क्रमागत, प्रथम 15 क्रमागत, प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो बेटा जवाब हमारा आएगा n स्क्वायर प्लस n। और n कितना दिया है, वो 15 अवेलेबल है आपके पास, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15, तो बेटा ये आ गया 225 प्लस 15, तो जवाब आपका आ जाएगा 240। देखिए नोट करिए, समझिए इसको। विषम संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर, यदि सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो n स्क्वायर प्लस n लगेगा। तो कुछ कंडीशन आपको पता थी। इसकी कुछ कंडीशन आपको पता थी। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्या दी है तो फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, बेटा फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, मैंने अभी बताया आपसे, n स्क्वायर प्लस n। n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू क्या दी है 25 दी है, तो आप क्या करेंगे बेटा 25 का स्क्वायर प्लस 25 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 625 प्लस 25, तो जवाब हमारा आ जाएगा 650। जवाब हमारा बेटा आ जाएगा 650, 650। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा कंडीशन। विषम संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर के साथ जाना है, सम संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर प्लस n के साथ जाना है, n स्क्वायर प्लस n के साथ जाना है। देखिए और नोट करिए इसको। इसकी अगली स्थितियों पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना जरा, अगली स्थितियों को थोड़ा सा ध्यान देना जरा। इस टाइप की कंडीशन भी पूछेगा आपसे, उसे पूछा है 37 से 73 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न, इसमें स्थितियां ये भी बन सकती हैं 37 से 73 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए या 37 से 73 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। भाई पूछा है इसने 37 से 73 तक की संख्याओं का योग। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला, यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो आप फॉर्मूला लगाइए कुल संख्या बटे 2 ब्रैकेट में पहली प्लस अंतिम। तो बेटा इस पे पहली संख्या हमको पता है और हमको अंतिम संख्या पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल संख्याएं कितनी हैं ये पता करें। तो बेटा कुल संख्या आ जाएंगी, बेटा कुल संख्या आ जाएंगी 73 माइनस 37। और आपको ये याद रखना है, इस पर एक जोड़ना ना भूलें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 73 में से 37 घटाओगे तो 37 तो चली जाएगी ना, तो उसी को बाद में ऐड कर लेना है। तो इसका जवाब बेटा आ जाएगा 6, 3 प्लस 1 करिए तो जवाब में संख्याएं कितनी आएंगी, संख्याएं कितनी आएंगी बेटा 37।
अब आपसे इनका योग पूछ रहा था, तो योग के लिए फॉर्मूला बेटा लगता है कुल संख्या बटे 2, कुल संख्या बटे 2, ब्रैकेट में बेटा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब टोटल संख्या हमने क्या निकाली है बेटा 37, तो 37/2, ब्रैकेट में पहली संख्या हमारी 37 दी है और अंतिम संख्या बेटा हमारी 73 दी है, तो आ जाएगा 37/2, ये बनेगा बेटा हमारा 110। अब यदि इसको हम कैलकुलेट करें, यदि इसको हम कैलकुलेट करें बेटा, तो ये 55 आ जाएगा, 37 × 55, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बड़ी बेहतरीन सी कंडीशन है, 37 का 55 के साथ गुणा करना है और रैपिडली करिए इसको। आगे की कंडीशन इन्होंने ये पूछी है हमसे कि सभी 2 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। अच्छा, यहाँ से बड़े बेहतरीन प्रश्न बनते हैं कि सभी 2 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए, सभी 3 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ये आपसे ये पूछ सकता है 3 से विभक्त 2 अंक की संख्याएं बताइए, 3 तथा 4 से विभक्त 2 अंक की संख्याओं का योग बताइए, या 3, 4 और 5 से विभक्त 3 अंक की संख्याओं का योग बताइए। तो आइए जरा इसको बड़े बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अभी हमने आपको ये बताया था कि 2 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपको पता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बेटा क्या होती है 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 99। अब 2 अंक की टोटल संख्या 90 होती हैं, ये भी तो पता है ना कि 2 अंक की जो कुल संख्या होती है बेटा, कुल संख्या होती है वो कितनी होती है 90। अब ये भी समझाया है आपको। तो आइए जरा योग के साथ चलते हैं। तो योग के लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा कुल संख्या बटे 2, ब्रैकेट में पहली प्लस अंतिम। तो बेटा टोटल संख्या कितनी है 90, 90/2, ब्रैकेट में बेटा पहली संख्या क्या है 10 और अंतिम संख्या क्या है 99। ये आ जाएगा बेटा 45 और ये आ जाएगा 109। अब इस प्रश्न का जवाब भी आपको ही देना है भाई, इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना है 45 का 109 के साथ गुणा करा के, इसका जवाब भी आपको ही देना है। चलते भैया अगली कंडीशन पे, अगली कंडीशन पे चलते हैं। भैया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि स्थानीय मान ज्ञात करें, स्थानीय मान ज्ञात करें। और ये स्टेट लेवल के ज़्यादातर एग्जामों में इस टाइप की स्थितियाँ बहुत पूछी जाती हैं, जहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान के विषय में पूछेगा। मिसप्रिंट हो गया शायद, स्थानीय मान और जातीय मान के विषय में पूछता है। तो आइए जरा समझते हैं। संख्या उन्होंने दी है आपको 2, 4, 3, 8, 9। अब यहाँ पे बहुआ स्थानीय मान के विषय में कैसे समझेंगे हम लोग, आइए जरा। यदि 9 का स्थानीय मान पूछे तो बेटा 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा, 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। यदि आपसे कहे 8 का स्थानीय मान बताइए तो बेटा 8 को लाइए, उसके दाईं तरफ जितने भी अंक हो उतने शून्य लगा दीजिए। तो दाईं तरफ एक ही अंक है तो 1 0 आ गया। तो 8 का स्थानीय मान बेटा कितना आ गया 80, 8 का स्थानीय मान कितना आ गया बेटा 80। यदि 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 को नीचे लाइए, दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने शून्य लगा लीजिए। तो 3 का स्थानीय मान बेटा कितना आ गया 300। अब यहीं पर यदि हमसे 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 ले आइए और दाईं तरफ 3 शून्य है तो आप 3 0 लगा दीजिए, दाईं तरफ 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दीजिए। तो 4 का स्थानीय मान बेटा कितना आ गया 4000 आ गया। अब यही हमसे पूछ सकता था 2 का स्थानीय मान बताइए तो बेटा 2 नीचे आ जाएगा और इसके बाद 4 अंक हैं दाईं तरफ तो आप 4 शून्य लगा लीजिए, 4 शून्य लगा लीजिए। तो उसने हमसे ये पूछा था बेटा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। बेटा हमने ज्ञात किया है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा 300, 3 का स्थानीय मान क्या होगा 300। जब कभी भी बेटा आपसे जातीय मान पूछें तो आपको ये याद रखना है कि वही संख्या उसका जातीय मान होती है। जैसे यहाँ 9 का जातीय मान पूछता तो बेटा 9 आता, यदि 8 का जातीय मान पूछता तो 8 आता, यदि 3 का जातीय मान पूछता तो 3 आता। किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है, वो संख्या स्वयं होती है। अच्छा, ये जो नंबर दिया था ना नॉन पॉइंटेड था, मतलब इस पे पॉइंट नहीं दिया हुआ था, डेसिमल नहीं दिया हुआ था। यदि कोई भी संख्या पॉइंट के साथ आ जाए
तो उसका स्थानीय मान हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए ये भी समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन ये दिया है 34.689 में 8 का स्थानीय मान क्या हो। आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से। संख्या दी इन्होंने 34.689। आइए सभी समझते हैं जरा, यदि संख्या पॉइंट के साथ है तो उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, आइए समझते हैं। बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, यदि यहाँ पर 9 का स्थानीय मान पूछता तो हम 9 को नीचे ले आते। जैसे हम नॉन पॉइंटेड संख्या में दाईं तरफ देख रहे थे तो पॉइंट वाली संख्या में बाईं तरफ देखना है। पॉइंट के स्थान पे पॉइंट ले आना है और संख्या और उसके बीच में जो भी नंबर्स दिए हैं उनके लिए 0 आ जाएगा। उनके लिए क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, उनके लिए 0 आ जाएगा। अब थोड़ी सी एक बात और समझते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और समझते हैं बेटा, थोड़ी सी एक बात और समझते हैं। यदि यहाँ पे कहता भैया 8 का स्थानीय मान बताइए तो कैसे ज्ञात करोगे बेटा, 8 को नीचे ले आओ, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट ले आओ, बीच में एक नंबर है उसके लिए 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान कितना आ गया, 0.08। हो सकता है आपसे 6 का स्थानीय मान पूछे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो बेटा 6 को आप नीचे लाइए और पॉइंट के स्थान पे पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ हमसे यदि 6 का स्थानीय मान पूछता तो 0.6 आधा, 8 का स्थानीय मान 0.08 आ गया, 9 का स्थानीय मान 0.009 आएगा। अब बात एक और आती है कि पॉइंट की बाईं तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछे तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। यदि बाईं तरफ की संख्याओं के विषय में पूछे तो दाईं तरफ की संख्या भूल ही जाइए। 4 का स्थानीय मान पूछे तो बेटा 4 आ जाएगा, पॉइंट के बाद शून्य का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। यदि 3 का स्थानीय मान पूछा तो बेटा 3 आएगा, बट आपको पॉइंट तक जाना पड़ेगा, तो इस 4 के लिए आपको शून्य लगाना पड़ेगा। अब आगे पॉइंट के बाद यदि हम कुछ लगाएंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। एक बार पुनः बेटा, पॉइंट वाले नंबर्स का यदि स्थानीय मान पूछे, उसे कहा 9 का स्थानीय मान बताइए, मैंने हम 9 को नीचे ले आए, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट ले आए, बीच में 2 नंबर से 2 का 0 लगा दिया तो 0.009। 8 का स्थानीय मान पूछा, 8 नीचे ले आए, पॉइंट नीचे ले आए, अब एक अंक था बीच में ना तो 1 0 लगा दिया। 6 का स्थानीय मान पूछा, 6 ले आए, एक बस उसके जस्ट पहले ही पॉइंट था तो पॉइंट लगा लिया। पॉइंट की बाईं तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछा तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए अगली कंडीशन पे बात करते हैं। अगली कंडीशन पे बात करते हैं। बड़ी बढ़िया से स्थिति पूछ रखी है इन्होंने, पृष्ठ संख्या ज्ञात करो। इनके कहने का मतलब ये है यदि किसी भी पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखनी हो तो उसमें अंकों की क्या आवश्यकता होती है, कितने अंकों की आवश्यकता होती है, बेटा ये पूछा उन्होंने। कहने का मतलब ये है यदि कोई पुस्तक है तो उसके पृष्ठ संख्या की नंबरिंग हम ऐसे ही तो करते हैं, एक तरफ 1, एक तरफ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो कभी ऐसा भी तो आएगा कहीं 10 लिखेंगे, कहीं 11 लिखेंगे। जब ज़्यादा मोटी पुस्तक है उसमें कहीं 100 भी लिखेंगे, 101 भी लिखेंगे। तो उसी की जो सीरीज़ बन सकती है, जो कंडीशनें बन सकती है, उन पे बात करते हैं। तो उन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है हमसे वो ये पूछा है 70 पृष्ठों वाली, यहाँ पे जहाँ प्रश्न लिखा है वहाँ पे आप पृष्ठ कर लीजिए। 70 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 70 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो बेटा अभी बीच में हम लोगों ने चर्चा की थी इसी प्रश्न पे, इसकी कंडीशन पे अभी अभी हमने बात की थी। आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बात हमने आपसे की थी अभी कि 1 अंक की संख्या कितनी होती है 9, 2 अंक की संख्या कितनी होती है 90, 3 अंक की संख्या कितनी होती है 900। इनकी ज़रूरत पड़ेगी पृष्ठ संख्या के प्रश्नों में, इसकी ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। हमें 70 प्रश्नों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखना है तो हमको ये पता है इस पे 9 डिजिट ऐसी आएंगी या 9 पेज ऐसे बनेंगे, 9 पृष्ठ ऐसे बनेंगे जिन पे सिंगल सिंगल अंक लिखना है, 1, 2, 3 एवं 9 तक। उसके बाद 70 पृष्ठ हैं, 70 में से 9 पृष्ठ तो हो गए सिंगल डिजिट वाले। अब जो बचे हुए हैं 61 पेजेस, उन पे हम क्या लिखेंगे, उन पे हम 2-2 अंक लिखेंगे। तो ये हो गए 9 अंक और ये हो गए हमारे 2 and 1 2, 122। अब इसको हम यदि ऐड करते हैं तो जवाब आ जाएगा बेटा हमारा 131। जवाब क्या आ जाएगा बेटा 131। उसे कहा 70 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने कितने अंकों की आवश्यकता होगी,
तो हमारा जवाब क्या आ गया बेटा 131। अच्छा, इसको हम यदि शॉर्टकट के माध्यम से समझना चाहें तो कौन सा तरीका होगा? तो बेटा ये याद रखना है, यदि डबल अंक की संख्या है पृष्ठों में, डबल अंक की संख्या है पृष्ठों में, तो आपको करना ये बेटा मल्टीप्लाई दैट 2 कराना है, मल्टीप्लाई दैट 2 कराना है और उसमें अपनी तरफ से 9 घटा लेना है। अपनी तरफ से क्या करना है बेटा 9 घटा लेना, बस आसानी से आ जाएगा। तो 140 ये आ गया, 9 आप घटाएंगे तो जवाब हमारा क्या आएगा बेटा 131। अच्छा, आपने जवाब क्या निकाला था? आपने भी वही निकाला था। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट माध्यम से जाइए, मल्टीप्लाई दैट 2 करिए और 9 घटा लीजिए। अब यदि ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर पृष्ठों की संख्या बढ़ जाए, जैसे उसने क्या कहा 250 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? जब पृष्ठों की संख्या 3 अंक की आ जाए तब क्या करना है? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए बेटा, जैसे 250 पृष्ठ हैं तो इस पर कुछ ऐसे पृष्ठ होंगे जिस पे सिंगल सिंगल अंक लिखेंगे, तो बेटा 9 पृष्ठ ऐसे होंगे जिनमें सिंगल सिंगल अंक लिखेंगे, प्लस 90 अंक ऐसे होंगे जिनमें डबल डबल अंक लिखेंगे, प्लस अब ये बताओ बेटा 90 और 9 99 तो खत्म हो गए, 250 पृष्ठ हैं, 99 उस पर चले गए, 250 में से 99 कम कर लेना तो बचेगा कितना बेटा 151। इस पे हम कितने कितने अंक लिखेंगे? इस पे हम लिखेंगे बेटा 3 अंक। अब यदि इसका मल्टीप्लाई करा के हम रखें तो ये वैल्यू निकल के आएगी बेटा इसको ऐड कर लीजिए, 3 0 9, 9 3 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6, 8 से 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5 और 1 6। तो टोटल जो पृष्ठ संख्या आएगी, सॉरी, जो आवश्यक अंकों की आवश्यकता है वो 642 आ जाएगी। क्या आएगी बेटा 642 आएगी। अब बात ये है, इसका भी तो कोई ना कोई शॉर्टकट माध्यम होगा। हाँ भाई, शॉर्टकट माध्यम से कर सकते हैं। यदि पृष्ठों की संख्या 3 अंकी है, यदि पृष्ठों की संख्या 3 अंकी है तो बेटा आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। किसके साथ? 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और उसमें से 108 कम कर लेना, उसमें से 108 कम कर लेना। आइए समझते हैं। तो बेटा 750 माइनस 108, यदि इसको हम घटाएंगे तो जवाब हमारा बेटा आ जाएगा 642। जवाब क्या आ जाएगा बेटा 642, मतलब 642। आइए अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगली कंडीशन आई बेटा 1200 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1200 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आइए समझते हैं। बेटा ये कंफर्म है हमें, इस पे 9 अंक ऐसे लिखेंगे जिनमें सिंगल सिंगल डिजिट आएगी, 90 अंक ऐसे लिखेंगे जिनमें डबल डबल डिजिट आएगी, बेटा 900 ऐसे अंक आएंगे जिनमें ट्रिपल ट्रिपल डिजिट आएगी, प्लस अब बचे कितने पेज हैं? 990 और 999। 999 के बाद अब 1000 आएगा जिसमें से 4 अंक हैं। 1000 से कहाँ तक? 1200 तक। तो बेटा इस पे 201 अंक ऐसे आएंगे जिनमें 4 डिजिट आएगी, 201 अंक ऐसे आएंगे जिनमें 4 डिजिट आएगी। आइए कराते हैं गुणा इनका। बेटा 9 180 2700, ये आ गया बेटा 804। अब इसको ऐड करके लिखना है बेटा, ये ध्यान देना थोड़ा सा कैसे जुड़ेगा। 4 0 0 9, तो 9 4 13 का 3 कैरी 1 आ गया, 1 1 8 1 9 आ गया बेटा। अब इसके साथ आए 8 7 15 और एक 16 का 6 आ गया कैरी 1 बेटा। इसको ऐड कर दीजिए, एक वहाँ का है 2 ही, तो आ जाएगा बेटा 3692। यदि 1200 पृष्ठों की पुस्तक है तो उस पर पृष्ठ संख्या लिखने हैं तो जो आवश्यक अंकों की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी बेटा 3693। अब बात यह है क्या इसको भी हम शॉर्टकट माध्यम से लगा सकते हैं? जी हाँ, आप शॉर्टकट माध्यम से लगा सकते हो। बेटा आपको उसे 4 के साथ गुणा कराना है और उसमें 1107 घटा देना है। अब इसका गुणा बेटा आ जाएगा 4800 और उसमें से आप 1107 कम कर दीजिए तो आपका जो जवाब है बेटा वो आ जाएगा 3693। जवाब आ जाएगा बेटा आपका 3693। अब एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं कंडीशंस को। यदि पृष्ठों की संख्या 2 अंकी है तो बेटा आपको किससे गुणा कराना है? 2 के साथ, और क्या कम करना है? 9। यदि पृष्ठों की संख्या 3 अंकी है तो आपको गुणा कराना है 3 के साथ और उस पर क्या कम करना है? 108।
यदि पृष्ठों की संख्या 4 अंक की है तो बेटा क्या कराना है, आपको 4 से गुणा कराना है और उसमें से 1107 कम करना है। अब इसकी अगली कंडीशंस के साथ हम पुनः कल जुड़ेंगे और आप लोग मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन को समझते रहिए और जो भी समस्या हो या जो आप सुधार चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।